तो वह कहती है कि मैं आपकी मदद कैसे करूं। तो देवचंद कहता है देखो जब तक मैं वह रानी हार उन गहनों में न रख दूं, मैं वह गहने वापस नहीं कर सकता। तुम रानी हार लेने में मेरी मदद करो, और मांगे से वापस कर नहीं सकता। तुम रानी हार लेने में मेरी मदद करो, मांगे पर यह नहीं मिलेगा। क्षमा करना, थोड़ा गलत पढ़ दिया मैंने यहाँ पर, दोबारा एक बार पुनः देखिए। देवचंद कहता है कि देखो जब तक मैं वह रानी हार उन गहनों में न रख दूं, तो मैं वह गहने वापस कर नहीं सकता। तुम रानी हार लेने में मेरी मदद करो, और मांगने पर यह नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि भाभी को इसका पता लगे। भाभी कौन है? रवि दत्त की जो पत्नी है उसको यहाँ पर भाभी कहा है, तो ठीक है। तो रवि दत्त की पत्नी। अब देखिए प्रतिमा ठहाका मारकर हंस पड़ती है, जोर से हंसती है कि मैं कहती हूँ इतने अभिनय की ज़रूरत क्या है, सीधा सीधा क्यों नहीं मांग लेते? आपने मुझे क्या बिल्कुल ही बच्ची समझ लिया है? क्या कुछ नहीं समझती? इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, ये एक्टिंग सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं रानी हार लेने में मदद करूं। आप निश्चिंत हो जाए, और गहने ज्यों के त्यों। देवचंद भरे गले से बोलता है प्रतिमा, और प्रतिमा चुप रहती है। देवचंद कहता तुम मेरी मदद करना प्रतिमा, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कसम खाता हूं कि मैं सब गहने आज ही वापस कर दूंगा। तुम चाहो तो लिली की माँ से कभी बात न करूंगा, तुम चाहो तो कभी भी लिली की माँ से कभी भी बात नहीं करूंगा। तो ये द्वंद्व यहाँ पर व्यक्त हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। एक और उसकी पत्नी, देवचंद की पत्नी उस पर शक जाहिर करती है। अब यहाँ पर देखिए कि तुम अगर कहो तो मैं कभी भी लिली की माँ से बात भी नहीं करूँगा। चाहो तो लिली का नाम रजिस्टर से खारिज कर दूँगा, लिली का नाम भी मैं अपने स्कूल से काट दूँगा, स्कूल से जो रजिस्टर में उससे काट दूँगा, उसको टीसी दे दूँगा एक तरह से। तुम एक बार ये रानी हार लेने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने उसकी अमानत ली है उसी तरह उसे वापस कर दूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ प्रतिमा, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। प्रतिमा अच्छा अब उठो, नहाओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। आज तीज का त्यौहार है, हम दरबार साहिब जाना चाहती हैं। मैं इस संबंध में सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। अब उठो, देखो भाभी तैयार हो चुकी है। देवचंद कहता है ठीक है, और प्रसन्नता से हाथ पर हाथ मार करके मुझे तरकीब सूझ गई है, एक तरकीब आई है। देवचंद कहता है मुझे एक तरकीब आई है, आइडिया, एक विचार। यदि भाभी जाने को तैयार हुई है वहाँ, तो उन्होंने जरूर ही सब गहने पहने होंगे। जब वे सब ट्रंक आदि बंद कर चुके हों तो तुम बहाने से इन्हें इधर ले आना। ठीक है, तुम किसी बहाने से इसको इधर ले आना। फिर अचानक उनसे कहना कि ये रानी हार तुमने क्या पहन लिया, इतना कीमती हार, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, इसको उतार जाओ, न जाने कोई खींच करके ले जाए, फिर हाथ मलती रह जाओगे, ऐसा कहना। जब वहाँ से वो तैयार होकर अपने घर से वहाँ से आ जाए कमरे से, तो यहाँ पर आए तो ये बोल देना कि ये इतना कीमती रानी हार पहन करके वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ भीड़ भाड़ है और कोई छीन करके ले जाएगा, तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। और जब वो कहेगी ठीक है मैं रखती हूँ, तो तुम अपने यहाँ रखा लेना, फिर ये अपना हार हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये आइडिया करता है। प्रतिमा अच्छा मैं ये सब भी करके देख लेती हूँ, अब आप उठें। ठीक है, अब आप उठ जाओ, नहाओ दो। नौकरानी, एक पात्र है यहाँ पर, नौकरानी भी है बाहर से, मास्टर जी चाबियाँ दीजिए, स्कूल ... यानी स्कूल खोलनी है। तो देवचंद प्रतिभा से तुम मेरी चिंता न करो प्रतिमा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। मैं आज ही लिली की माँ को उसकी अमानत लौटा दूंगा। फिर वह नौकरानी से कहता देखो माई, इतने में ये बात कही, फिर नौकरानी से कह रहे हैं देवचंद कि देखो माई तुम जल्दी जाओ, लिली की माँ को बुला लाओ, कहना जरूरी काम है, बिल्कुल न रुके, जल्दी चली आए। कि जाकर के लिली की माँ से कहना कि आज मेरे घर पर आ जाओ और जल्दी से आ जाना, बिल्कुल न रुके, जल्दी चली आए, ज़रूरी काम है। नौकरानी जाने लगती है। फिर देवचंद आवाज़ देता है ठहरो, 1 रुपया निकाल करके फेंकता है, ये रुपया ले जाओ, तांगे में उन्हें लाना, 1 रुपया ले जाओ
और उस समय का किराया था 1 रुपया, तो तांगे में उन्हें लेकर के आना। नौकरानी, जी उनका घर कोई बहुत दूर तो नहीं है, तांगे की क्या ज़रूरत है, पैदल ही ले आऊँगी। देवचंद, मैं जो कहता हूँ तांगे में जाओ, मैं कहता हूँ तांगे में जाओ। नौकरानी के जाने पर धीमे स्वर में प्रतिमा से, देखो मेरे नहाने खाने की चिंता न करो, और यदि स्कूल भी ज़रा देर से खुल गया तो आफत न आ जाएगी, लेकिन ये सब गहने मैं अभी इसी वक्त लौटाना चाहता हूँ। देखो प्रतिमा, भगवान के लिए मेरी मदद करो। भाभी तैयार हो गई होगी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि वे सब आभूषण पहने बिना न जाएगी, और रानी हार तो उन्हें सबसे अधिक पसंद है। जाओ जल्दी तैयार होकर के उन्हें ले आओ, और मैंने जैसे कहा है वैसा ही करो। चलो साड़ी बदलो। प्रतिमा, अपना ध्यान किधर है आज, अभी तो साड़ी बदली है। देवचंद, लेकिन यह, प्रतिमा कहती है, मैं कोई नई नवेली बहू तो नहीं, बस इन्हीं कपड़ों से चली जाऊंगी। देवचंद, तो चलो। दोनों जाते हैं और देवचंद फिर मुड़कर आता है और अपने आप से कुछ बोल रहा है कि अलमारी को ताला लगा है, कम से कम उसे तो खोल आऊँ ताकि ताला ढूंढने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। अपने आप से बात कर रहा है कि अलमारी में ताला लगा होगा मेरी जो है, तो उसमें कम से कम उसको खोल करके आऊँ ताकि उनको ताला खोल ढूंढने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। जल्दी जल्दी से जेब से चाबी निकालता है और ताला खोलता है, और चाबी जो है फिर वो चाबी ताले में ही जोड़ करके बाहर चला जाता है। चाबी जो है ताले में लगा करके छोड़ करके चला जाता है बाहर। कुछ क्षण खामोशी है यहाँ पर रंगमंच पर। फिर प्रतिमा भाभी को साथ में लिए हुए आ रही है। भाभी एक सीधी सादी मोटी गुलखोतनी लड़की है, यानी थोड़ी मोटी है और सीधी सादी है, मुखाकृति प्रसन्न है, ऐसा यहाँ पर दृश्य का यहाँ पर शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। किंतु भावना शून्य भड़कीले वस्त्रों से आवृत है। चमकीले तड़क भड़के वस्त्र पहन रखे हैं और गहनों कपड़ों की मोहब्बत उसके चेहरे पर लिखी हुई दिखाई देती है, यानी वो अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे गहने पहनने की शौकीन है। प्रतिमा कहती है, बस मैं ज़रा बालों में कंघी कर लूँ, बिखर गए हैं, बस आते हैं, हम दोनों जाते हैं वहाँ पर जो कहाँ जाना है, वो जो दरबार साहिब है वहाँ पर जाना है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि मैं अभी बाल बना रही हूँ, थोड़े से बाल बिखर गए हैं, कंघी कर रही हूँ। तो कुर्सी पर बैठकर बालों में कंघी करती है और तनिक ये चीज़ें करीने से रख जाऊँ। वैद्य जी मालूम होता है कि इधर उधर कर गए होंगे। हंसती है, यानी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो करीने से यानी व्यवस्थित कर दूँ। उनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी, यानी वो एक ही घर में ही रहती है, अलग अलग कमरों में रहती है। तो वो जो सुबह स्नान आदि करके गए हैं, नहा धो करके गए हैं, तो जो रविदत्त है वो चीज़ों को इधर उधर अव्यवस्थित करके चले जाते हैं। तो उनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी। और शीशा कंघी और क्रीम आदि करीने से अंगीठी पर रखती है। नहीं, मास्टर जी यूं ही शोर मचा देंगे, उन्हें तो ज़रा सी अव्यवस्था भी बुरी लगती है। ये गोविंद भाभी कह रही है कि मास्टर जी बुरा मान जाएंगे, उनको अव्यवस्था अच्छी नहीं लगती। कुर्सियों पर बिखरे हुए कपड़े व्यवस्थित करके खूंटियों पर टांग कर और तो पाँवों में क्या पहनकर चलूँ, वो कहती है। तो कपड़ों वाली अलमारी के नीचे 1-2 जोड़े निकालती है। गुरबानी पहन जाऊं, उसे उठाकर देखती है, ये पहनने की कोई चीज़ है, तो गुरबानी पहन के जाऊं, फिर उसे अलमारी में रख देती है। ना बाबा ना, वहाँ तो नंगे पाँव चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम दरबार में साहब दरबार में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पैदल जाना चाहिए, वहाँ चप्पल नहीं पहनेंगे। और फिर उसने पहली बार ही अचानक जैसे देखा हो, ऐसे जैसा उसको देखा। अरे तुमने तो सब गहने पहने हैं। ये कौन देख रही है? प्रतिमा उसको अचंभे से देख रही है, जैसे अभी देखी है, तो ऐसे अचंभे से बोल रही है कि अरे तुमने तो सब गहने पहन लिए ना बहन, कम से कम ये रानी हार तो रख के जाओ। इतनी भीड़ होती है वहाँ दरबार साहिब में, और वहाँ पर जब इतनी भीड़ होगी तो कोई बदमाश हो सकता है, कोई छीना झपटी करके रानी हार ले जाए, इसलिए रानी हार मत पहन के जाओ। भाभी कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया था? अब इतने ट्रंक कौन उठाए? जो अलमारी है ऊपर जो अटैची इत्यादि जो होती है, तो वो इतनी कौन उठाए?
प्रतिमा ट्रंक में रखने की क्या ज़रूरत है, इस अलमारी में रख जाओ, ये अलमारी पड़ी है ना मेरी वाली, उसमें रख जाओ, आकर के ले लेना, ताला लगा कर चाबी साथ ले जाओ। घंटे आध घंटे में तो हम वापस से आ जाएंगे, मैं तो तुम्हारे हित की बात ही कर रही हूँ। कोई खींच कर ले गया तो हाथ मलते रह जाना, फिर अगर वहाँ पर भीड़ में कोई ले जाएगा तो फिर हाथ मलती रहना। देवचंद जो है बाहर से जल्दी करो, फिर वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि जाना भी कठिन हो जाएगा। तो फिर भाभी कहती है हार उतार कर प्रतिमा को दे देती है, लो इसे बंद कर दो, करो बंद इसे अलमारी में। वो कहती है इस हार को जल्दी से अलमारी में बंद कर दो। प्रतिमा हार लेकर के अलमारी में बंद करते हुए, और मेरी मानो तो कर्णफूल भी इसमें रख के जाओ, भीड़ में इसके साथ कान भी खिंच जाते हैं। भाभी ऐसा भी क्या अंधेर है, कर्णफूल यानी जो कानों में पहनने वाले आभूषण हैं उनको नहीं उतार सकती, मुझे बुच्चा बुच्चा रहना पसंद नहीं है। अगर कान में आभूषण नहीं होंगे तो बुच्चा बुच्चा हो जाते हैं, नहीं बुच्चा बुच्चा रहना मुझे पसंद नहीं है। प्रतिमा इसे ताला कौन लगाए, जरा इधर उधर देख करके, वह ताला जरा देना भाभी। भाभी ताला देती है, प्रतिमा लगा देती है और चाबी जेब में रखती है। दोनों जाती है, देवचंद धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है, प्रतिमा वापस से आती है, यानी दोनों है बाहर चले जाते हैं, कौन, भाभी और वो प्रतिमा। फिर देवचंद है वो कमरे में प्रवेश करता है, धीरे धीरे प्रतिमा वापस आती है। प्रतिमा धीमे स्वर में, रानी हार इस अलमारी में बंद है, ये लो चाबी, वो चाबी दे देती है। पहले तो उनके साथ बाहर चली जाती, किनके साथ, भाभी के साथ। फिर वो किसी काम के बहाने से वापस आकर के वह चाबी है वो देवचंद को दे देती है कि ये लो चाबी। देवचंद चाबी की ज़रूरत नहीं है, तुम भाग जाओ। और प्रतिमा चली जाती है। देवचंद कुछ क्षण तक खिड़की से बाहर वो देखता है कि चले गए हैं सब, फिर वापस आता है, दरवाज़ा लगा देता है और फिर इधर उधर ढूंढता है, अपने आप से बोलता है आज मुझे अपने घर में ही चोर बनना पड़ रहा है। देवचंद कहता है कि आज मुझे अपने घर में ही चोर बनना पड़ेगा। अंदर कोठरी में जाकर हथौड़ी लाता है, हथौड़ी को हाथ से उछालता हुआ, तुलसीदास जी ने कहा है, हथौड़ी को हाथ से उछालता हुआ एक पंक्ति बोलता है, तुलसीदास जी ने कहा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर किए चारी। और हथौड़ी से ताले को तोड़ करके माला बाहर निकालता है, जो हार है वो बाहर निकालता है और उसे हाथों से उछालता है। किंतु दूसरा चरण बदल देना चाहिए, आजकल यूँ होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी और गरज पड़े तो परिखिए चारी, ये चरण बदल देना चाहिए। हंसता है और हथौड़ी को फिर अंदर कमरे में फेंक देता है। बाहर दस्तक की आवाज़ आती है, नहीं कोई बाहर आया है। बढ़ करके कुंडी खोलता है, आइए आइए। माई के साथ लिली की माँ भी प्रवेश करती है। वहाँ पर लिली की माँ अब आ गई है। जेब से चाबी निकाल कर माई को देते हुए, माई जाकर के, माई कौन है, वो नौकरानी जो स्कूल खोलेगी, तो माई जाकर के स्कूल खुलवाओ, अध्यापिकाओं से कहना कि मैं आज दोपहर तक आऊँगा, न आ सकता, ठीक है, दोपहर के बाद ही आऊँगा। माई चली जाती है। लिली की माँ से जो है वो बोलती है, लिली की माँ और नौकरानी वो आ गई है और नौकरानी वापस चली गई स्कूल खोलने के लिए। और वो ये कह देते हैं कि अध्यापिकों से जाकर के कहना कि मैं दोपहर के बाद आऊँगा। फिर देखिए लिली की माँ क्या कहती है। लिली की माँ बोल रही है बैठते हुए, मैं तो डर ही गई, क्या बात है, आपने इतनी जल्दी बुला भेजा, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे। तो देवचंद अंदर कोठड़ी में जाता है और कुछ क्षण बाद में एक डिब्बा उठा करके लाता है। अंदर जाता है, एक डिब्बा उठा करके लाता है और उसे लिली की माँ के सामने देता है और उस पर माला टिका देता है। लिली की माँ हैरानी से, ये क्या है। देवचंद, आपकी अमानत है। लिली की माँ बोलती है ये क्या है, तो देवचंद कहता है आपकी अमानत है। तो लिली की माँ जो है कहती है और भी हैरान होकर, लेकिन आप क्यों दे रहे हैं मुझे। देवचंद, आप इसे ले जाइए। लिली की माँ, लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप लिली की शादी तक इन्हें अपने पास रखेंगे, आपने तो वचन दिया था, वादा किया था कि लिली की शादी होने तक आप अपने पास ही रखेंगे। देवचंद, पर अब ये मुश्किल है। लिली की माँ चुप सोचती है, क्यों मुश्किल है, कि मैं प्रतिमा के तानों से तंग आ गया हूँ कि मैं ये गहने तो रख रहा हूँ लेकिन प्रतिमा मुझे रोज़ ताने देती है, तो प्रतिमा के तानों से तंग आ गया हूँ। लिली की माँ, प्रतिमा तो पहले भी ताने देती थी, कोई नई बात नहीं है, वो तो पहले भी ऐसे ताने देती थी आपको। देवचंद, मुझे इनके चोरी हो जाने का डर है, मेरा भी भरोसा नहीं है घर से कोई चोरी हो जाए तो। आप जिस तरह से मुझे ये अमानत सौंप गई थी उसी तरह से ले जाइए, मैं अब ये नहीं रख सकता। फिर देखिए लिली की माँ कहती है, चोरी तो मेरे यहाँ भी हो सकती है,
कोई बाहर से न आए तो घर वाला ही डाका डाल सकता है। मेरे तो यहाँ पर बाहर से चोर नहीं आए, लेकिन अंदर जो है घर वाला है वो भी डाका डाल सकता है। देवचंद, तुम नहीं समझी लिली की माँ, मुझे बाहर के चोर का भय नहीं है, अंदर के चोर का डर है। तुम नहीं समझी। देवचंद कहते हैं तुम नहीं समझी लिली की माँ, मुझे बाहर के चोर का भय नहीं है, अंदर के चोर का भय है। लिली की माँ कहती है, लिली की माँ कह रही है, यदि आपके चोरी हो जाएगी तो मैं समझूंगी मेरे चोरी हो गई है। अगर आपके चोरी हो जाएगी तो कोई डरने वाली बात नहीं, मैं समझूंगी मेरे यहाँ चोरी हो गई है। देवचंद, तुम बिल्कुल नहीं समझी लिली की माँ, मुझे मन के चोर का डर लग रहा है। अब मेरा मन चोरी करने का आतुर हो गया है, तो मुझे मन के चोर का डर लगा है, मुझे स्वयं अपने आप से भय लगने लगा है, मैं डर रहा हूँ। आज तक मुझे अपने आप पर विश्वास था, कितनी बढ़िया बात कही है कि आज तक मुझे अपने आप पर विश्वास था, पर आज रवि की बातों, जो मेरा मित्र है रवि की बातों से उस विश्वास को डिगा दिया। तुम्हारे आभूषण दबाए भी जा सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हड़पने की बात मैं कभी नहीं सोच सकता था, किंतु अब इस क्षण के बाद मैं कह नहीं सकता, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। क्या पता मेरा मन कब खराब हो जाए और मैं तुम्हारे इन आभूषणों को हड़प लूँ, इसीलिए आप ले जाओ, अब मेरे मन पर भरोसा नहीं है। डिब्बी और रानी हार उठाकर उसकी झोली में रख देता है। सहसा कुर्सी पर अचल बैठा रहने वाला, अब यहाँ पर रंगमंच का जो अंतिम पात्र है, जो अचल पर बैठा हुआ एकदम स्थिर बैठे हुए एक व्यक्ति है, वह उछल करके उठता है और वह क्या कहता है, अचल बैठा रहने बकवास। अचल रहने वाला व्यक्ति वो क्या कहता है, बकवास है ये बातें। कमरे के मध्य आता है वह व्यक्ति, ये मैंने कहा ना मित्रों द्वारा एक नाटक खेलने की बात कही जा रही है, तो कमरे के मध्य आता है वह व्यक्ति, बंद करो, क्या इसी की प्रशंसा के पुल तुम बांध रहे थे? मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोक करके बैठा रहा, पर अब ये सब बकवास बंद करो। ये एक पात्र है जो अलग से बैठा है वहाँ पर रंगमंच पर, इस जो मित्र इत्यादि जो रंगमंच खेल रहे हैं यहाँ पर, तो वह अपनी जो है अपने विचार व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि बंद करो, क्या इसी की प्रशंसा के पुल तुम बांध रहे थे? मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोक के बैठा रहा, पर अब ये सब बकवास बंद करो। असीम उपेक्षा के भाव से वो कहता है, निर्णय कर रहा है इस एकांकी का कि सस्ती भावुकता, पुरानी गली सड़ी थीम और दकियानुसी ट्रीटमेंट, इसमें यथार्थता कहाँ है? ये तो पुरानी विचारधारा की बातें हैं। आज इस समय ऐसा कौन है जो इस प्रकार के गहने कोई गिरवी रखे और उसको सही सलामत उनको वापस पहुंचा दे? ऐसा कोई नहीं है। आजकल के लोग ऐसे हड़पने में विश्वास करते हैं, न तो कोई ऐसा देता है किसी पर विश्वास करके, और अगर कोई दे भी दे तो फिर उसकी अमानत है वो सही सलामत उसके पास पहुंचने की जो है शंका रहती है। तो ये बात यहाँ पर बताई है कि इसमें यथार्थता कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है। आज का युग यथार्थता का युग है। आज तो इस प्रकार की बातें नहीं चलती। वह आदमी बोलता है, जो वहाँ पर अलग पात्र है जो चल बैठा रहा है, अंत में इस बात की, इस एकांकी के बात को वो दृष्टिगोचर करता, अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि आज का युग यथार्थता का युग है और आज इसी की दृष्टिकोण से जीवन को देखा जा सकता है। क्यों गजेंद्र, क्या इसी की प्रशंसा तुम करते थे? गजेंद्र जो मित्र है उनके, तो देवचंद गजेंद्र पर ये तो 16 आने वास्तविकता है, एक बिल्कुल सच्ची घटना है। इस घटना का कथानक लिया गया है, यानी वह जो पात्र, जो मित्र पात्र खेल रहे हैं, ये जो एकांकी रंगमंच पर, तो वह जो देवचंद वो गजेंद्र पर कहता है कि ये तो 16 आने वास्तविकता है, एक बिल्कुल सच्ची घटना से इस नाटक का कथानक लिया गया है। तो वह बैठा रहने वाला व्यक्ति जो अपनी बात वो करता है, तर्क देता है कि तुम इसे यथार्थता कहते हो, वास्तविकता कहते हो। आज के समय ऐसा कौन है जो इस प्रकार से बेवकूफ़ी करता है? आज के ज़माने में 60,000 की चीज़ को वापस कर देगा? क्या ऐसा है जो 60,000 की चीज़ को वापस कर देगा? तो गजेंद्र जो व्यक्ति है, यानी जो मित्र है सब, वो जो रंगमंच खेल रहे हैं, वो बोलते हैं पर मनीराम भी वह आदमी है, मनीराम ही वह आदमी है। अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति कहता है चीख करके, मनीराम मूर्ख है, जो आज का यथार्थवादी ऐसे मूर्खों का चित्र नहीं करता। क्योंकि आज की वास्तविकता यह नहीं है कि लोग इस प्रकार से पराई अमानत को यूं सही सलामत पहुंचा दे।
वह अपवादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है। ये कोई अपवाद भले ही हो, अपवादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है। वह आदर्श के पीछे नहीं भागता, यथार्थ के पीछे दौड़ता है। आज की क्या स्थिति, आज की क्या वास्तविकता, आज की वर्तमान स्थिति, किस प्रकार के लोगों की मानसिकता, उस पर भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वह सौंदर्य को नहीं विभत्स को चित्रित करता है। वह यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी, वास्तविकतावादी। वह ये नाटक नहीं चलेगा। ये अगर नाटक तुम बनाओगे तो नाटक नहीं चलेगा। कोई और चुनो और देखो, इस बार मसौदा मुझे दिखा लेना। और कटकट पाँव रखता हुआ चला जाता है। और गजेंद्र चकित और किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी क्या करूं क्या न करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या करूं क्या न करूं, दुविधा की स्थिति। यथार्थ, पर मैं कहता हूं ये एकदम यथार्थ है, सही है, वास्तविकता है, 16 आना सच है। लिली की माँ की ओर देखता हुआ, तुम तो जानती हो मनीराम की बात। और पर्दा सहसा गिर जाता है। तो यहाँ पर एक यथार्थता और वर्तमान समय और पारंपरिक जो संस्कार है उनके बीच में एक तरह से द्वंद्व की स्थिति को उजागर किया गया है। जहाँ एक और देवचंद जो पात्र है वो आदर्शवादी है, निष्ठावान है, ईमानदार है। वह किस प्रकार से लिली की माँ के रखे हुए गहनों को पुनः वापिस अब उनको पहुँचा देना चाहता है, अमानत के तौर पर धरोहर के रूप में मानता है। लेकिन जो रविदत्त है वो वर्तमान समय की, यथार्थवादी समय की बात को करता है कि आज का जो समय है वो कहता है कि ऐसे चीज़, आई हुई चीज़ को वापस नहीं देना चाहिए, हड़प लेना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्राचीन जो संस्कार है या प्राचीन जो परंपराएं हैं और वर्तमान समय की यथार्थवादी परंपरा, उनके बीच में द्वंद्व को उजागर किया गया है। फिर बाद में तो देवचंद को भी अपने मन पर भरोसा नहीं रहता है और वह लिली की माँ को साफ साफ कह देता है कि अब मेरे मन को पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो मन है कभी भी डगमगा सकता है। और आज के समय में मन डगमगाना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वो प्राचीन चीज़ें अब नहीं रही है, वो परंपरा कि इस प्रकार से ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिया जा सकते। आज की स्थिति में जो है मन में डगमगा जाए तो वह व्यक्ति कुछ भी अनर्थ कार्य कर सकता है या जो है किसी की भी धरोहर को हड़प सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये एकांकी आपको ठीक से समझ में आई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इस एकांकी को पुनः पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे और इसको जो है याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या मूल भाव, केंद्रीय भाव क्या है उसको समझते हुए, ताकि आपके प्रश्नोत्तर जो हो वो सरलता से आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। और एकांकी में पात्रों का चरित्र चित्रण भी पूछा जाता है। तो उसके इस एकांकी को जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से पात्र का किस प्रकार का चरित्र है। तो ये आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये पाठ पहला उपेंद्र नाथ अस्कज की एकांकी जो है नया पुराना, ठीक है। अगले वीडियो में जो दीपदान जो एकांकी है उसको लेकर के हाजिर होंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक ये एकांकी है, तो उसको पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।